नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, मैं बिप्लब कुमार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सफलता की कहानी सीरीज में आज जिससे मैं मिलवाने जा रहा हूँ वो प्रिया जी है, जिन्होंने कठिन मेहनत पास करके एनटीए द्वारा आयोजित नेट और जीआरएफ की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, बार बार मैं कहता हूँ कि सफलता का जो पहला सीढ़ी है वो है हार्डवर्क, कठिन मेहनत। और जो कठिन मेहनत करते हैं वो जीवन में जरूर सफल होते हैं। उसी का परिणाम है इस बार का हमारे छात्र और छात्राओं का रिजल्ट। इसको शुरू करने से पहले मैं विवेकानंद जी के एक कोटेशन से शुरू करना चाहूंगा। विवेकानंद जी कहते थे, उसका फेमस कोटेशन था जो मेरे दिल के बड़े करीब हैं। वो कहते थे, उठो, जागो और तब तक रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हम्म। मतलब जीवन का यही नियम है कि जो कंटिन्यू संघर्ष करते हैं, मैं अपने छात्रों से भी कहता हूं, तब तक संघर्ष करो जब तक कि सफलता प्राप्त नहीं हो जाए। तो इसी के साथ सबसे पहला सवाल जो प्रिया जी से हमारा है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, किस तरह आपने सफलता पाई है, आपने किस तरह के संघर्ष को देखा है। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, मतलब कॉलेज, मेरा बीए रामजस कॉलेज से हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से। और मेरी मास्टर्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज से ही हुई है। के बाद एमए होने के बाद मैंने नेट की पढ़ाई करना शुरू करा कि गोल यही था कि पीएचडी में एडमिशन लेना है और नेट जेआरएफ निकालना है। तो मैंने शुरुआत की, तैयारी शुरू करी, खुद से ही पढ़ती थी। मतलब हो नहीं पा रहा था, पढ़ती रोज थी, बहुत बहुत घंटे पढ़ती थी, लाइब्रेरी में भी सारा सारा दिन ही पढ़ती थी, बट कुछ नहीं हो पाता था। कि हमेशा मैं रह जाती थी, फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, मैं हमेशा रह जाती थी। 2 बार दिया, एक बार दिया, 3 बार दिया, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे थोड़ा ये था कि मुझे कोचिंग चाहिए। कोचिंग मुझे जरूरत थी टीचर की, कि कोई गाइड कर सके, एक अच्छा टीचर मिल सके। पर फिर विश्वास भी नहीं था कि कोचिंग हिंदी की सब ऐसी देते हैं कि पढ़ाया, काम आपूर्ति करी और हो गया काम। फिर मुझे एक अच्छे टीचर की जरूरत थी कि अब कोई टीचर चाहिए, क्योंकि अपनी तरफ से तो कर लिया था, कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर मेरे एक सीनियर ने बताया कि सर हैं, एक विप्लव सर हैं, वो बहुत अच्छी कोचिंग देते हैं, कि एक बार ज्वाइन तो करके देख उनकी। उनका यार, कोचिंग पे भरोसा सा भी नहीं था, पर ये था कि कोई टीचर अच्छा मिल जाए तो मैं बेस्ट कर सकती हूँ, ये था। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और रिजल्ट की पूरी गारंटी लेते हैं, अगर एक बार को बच्चा रह जाता है तो वो छोड़ते नहीं है। मतलब उस बच्चे को दोबारा से तैयारी कराते हैं, तो एक बार ज्वाइन कर। फिर मैंने कहा चल, फीस तो उन्होंने, फीस भी थोड़ी मुझे ज्यादा लगी उस टाइम पे। उन्होंने कहा तू फीस की टेंशन मत ले, जिस दिन रिजल्ट होगा ना उस दिन फीस कुछ नहीं लगेगी। और मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, तेरा रिजल्ट उन सर के पास जाके ही होगा। तो एक बार तू डेमो क्लासेस ले। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं डेमो क्लासेस के लिए करती हूँ। फिर मैंने आपसे बात करी डेमो क्लासेस में, तो मैं श्योर हो गई थी कि हाँ, जो सर पढ़ा रहे हैं वो मैंने जो अब तक पढ़ा था ना 2 साल तक, उससे बिल्कुल मुझे अलग लगा। मतलब पहले मैं तैयारी कर लेती थी, सिर्फ एक सरस्वती पांडे जो सब बच्चे पढ़ते हैं सर, मैं उसी से पढ़ लेती थी, ऊपर ऊपर पढ़ा बस। लेकिन जब मैंने आपकी क्लास ज्वाइन करी तो बहुत चेंजेस आया। मतलब ऑब्जेक्टिव तो हम पढ़ते थे, सब्जेक्टिव पढ़ा मैंने। मतलब नाथ साहित्य क्या है, जैन साहित्य क्या है, मुझे नहीं पता था। मतलब मुझे ये पढ़ती तो थी, पर मुझे ये भी नहीं पता था कि राम भक्ति धारा के कवि कौन कौन से हैं। एक बार नेट में क्वेश्चन भी आया था कि राम भक्ति धारा का कवि कौन सा नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं भाई कौन सा है, तो नहीं तो जब भी पता होगा ना तो सब पता हो कौन से हैं। तो मुझे पता ही नहीं रहता था। तो फिर जब मैंने आपसे राम भक्ति धारा पढ़ा सब कुछ, तब सर मुझे पूरा समझ आया। और तब मुझे, मतलब कोचिंग से और मेरी सेल्फ स्टडी से मुझे जमीन आसमान का फर्क समझ आया कि क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, मेरा ये मानना होता है, ख़ास करके बच्चों से मैं प्रायः पूछते रहता हूँ कि जो बच्चे 4-5 बार देने के बावजूद भी उन्हें लगता है मैं खुद कर लूँगा, उनके बारे में आपका क्या राय है? सर मतलब खुद करना बहुत मुश्किल है। मतलब जिस तरीके का पेपर अब आ रहा है, बहुत स्टैंडर्ड पेपर पूछा जा रहा है, कि हम ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लेते हैं, बुक्स में हमें ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं, एक क्वेश्चन होता है, 4 आंसर होते हैं, हम रट्टा मार लेते हैं। पर उससे आज के टाइम में ना नेट हो सकता है ना जेआरएफ हो सकता है। मतलब जब तक हम चीजों को डीप में नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और डीप में पढ़ने के लिए हमें एक टीचर की जरूरत तो पड़ेगी, हम डीप में खुद नहीं पढ़ सकते। कोई हमें समझाए कि क्या नाथ साहित्य क्या है, क्या परिस्थिति रही, मतलब डीप में टीचर की जरूरत होती है। और मतलब आप जैसा टीचर अगर मिल जाए ना सर, तो नेट जेआरएफ क्या, मतलब कोई भी जॉब पाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज बिल्कुल। को पढ़ाना,
बहुत अच्छे से तरीके बिल्कुल। से। हमारी कोशिश होती है प्रिया कि साहित्य को नए नजरिए से देखना। आज साहित्य के इतिहास जो हम पढ़ते हैं वो एज इट इज एक दूसरे में थोड़ा परिवर्तन करके सब बताते रहते हैं, हाँ लेकिन हम जी। साहित्य के इतिहास तो पढ़ते हैं, लेकिन साहित्य में इतिहास को नहीं पढ़ते हैं। कहीं भी जाएंगे साहित्य में इतिहास को नहीं पढ़ते हैं। मेरे कहने का जी मतलब सर। है उसके बैकग्राउंड को नहीं पढ़ते हैं। अगर हम हाँ आदिकाल जी। पढ़ते हैं तो उस समय की परिस्थितियां क्या थी, क्यों आदिकाल आया, भक्ति काल के पीछे क्या कारण था, भक्ति काल है क्या, रीति काल क्या है, आधुनिक काल क्या है, संपूर्ण उनके जड़ में नहीं पहुंचते हैं, जिसके कारण साहित्य पर हमारा समझ विकसित नहीं हो पाता है। एक सवाल है कि आप ज्वाइन करने से पहले और ज्वाइन करने के बाद क्या अपने आप में बदलाव देखा? सर मैंने तो बहुत बदलाव देखा है, क्योंकि मैं मतलब ये था कि मैं पढ़ती बहुत थी, फिर भी मेरे भाई सब पेरेंट्स कहते थे कि पढ़ती तो सारे दिन रहती है, रिजल्ट क्यों नहीं होता इसका। फिर यही लगने लग जाता है कि पढ़ते क्या है बच्चे, जो सारे सारे दिन किताबों में भी डूबे रहते हैं और लाइब्रेरी में भी पढ़ना, घर पे भी पढ़ना, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन मैंने फिर कोचिंग का आपका सुना और मेरे पेरेंट्स भी इतना खुश हुए कि मतलब कोचिंग ले ली थी, उसके बाद ही क्लियर कर लिया कि सर में भी अच्छे, मतलब टीचर ने भी अच्छा पढ़ाया। और सर मुझे मतलब जब मैंने आपकी डेमो क्लासेस ली, मुझे सबसे बढ़िया चीज लगी, जैसे आपने आदिकाल पढ़ाया है, तो सबसे पहले उसकी परिस्थिति पढ़ाई, मतलब यहाँ तक भी बताया कि उस टाइम पे किसका शासन रहा था, क्या अंग्रेजी शासन रहा था, क्या उसकी धार्मिक परिस्थिति थी, क्या राजनीतिक थी, क्या आर्थिक थी, पूरा बैकग्राउंड समझाया, जिस तरीके से हमें पूरा आदिकाल समझ आ गया। और जब मैंने आपका आदिकाल समझा, मतलब साहित्य को समझा, पहले मुझे शुक्ल भी समझ नहीं आती थी, क्या शुक्ल में क्या दिया है मुझे कुछ समझ नहीं आता था। जब मैंने आपसे पढ़ा उसके बाद मैंने शुक्ल पढ़ी, मेरे को शुक्ल पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा, वरना शुक्ल मुझे इतना बोरिंग सी लगती थी। क्या यार शुक्ल बस ये है, पढ़नी है, नेट निकालना है तो पढ़नी है, बस क्या पढ़ रहे हैं ये नहीं पता होता था। लेकिन अब शुक्ल पढ़ने में, जब मैंने आपसे ज्वाइन करा ना, मुझे शुक्ल पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ समझ आ रहा है कि नाथ साहित्य क्या है, बिल्कुल, सिद्ध बिल्कुल। साहित्य क्या है, वरना कुछ पता ही नहीं बिल्कुल, था। बिल्कुल। कोडिंग के बारे में आपका क्या कहना है? सर क्योंकि कोडिंग तो बस बेमिसाल होती है आपकी, मतलब एक कोडिंग सब दे देते हैं, मतलब चलते चलते कोई भी कोडिंग बता देगा कि हाँ ये कर लो, पर ऐसी कोडिंग जो एक बार सुना और दिमाग में छप गई, वो सर आप ही बताते हैं। मतलब कोडिंग टिप्स पे याद रहती है मेरे को, अभी भी आप बिल्कुल, कोई भी कोडिंग पूछ लो ना, नाथ साहित्य की, सिद्ध साहित्य की या किसी की, बस सब बिल्कुल जो कोडिंग का मतलब वही है जो तुम्हें तुरंत याद हो जाए। और कोई आपके तो आपने कोडिंग बताया। कोई कोडिंग याद हो जो अभी पढ़ रहे हैं? मतलब गुरु नानक की थी, जो गुरु नानक अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम्हें दर्शन तभी दूंगा जब तुम्हें शब्द और पद आएंगे, तब तुम प्राणों का संकलन करोगे तो तुम्हें आत्मबोध और निर्भय बोध होगा और तुम्हें अभय मात्रा मिल जाएगी, जिस कारण तुम पंचमात्र में मिल जाना। तो सर पहले मुझे ये भी नहीं पता था, बस ये पता था गोरखनाथ कौन है, ठीक है, उनकी रचनाएं क्या है, मुझे एक भी रचना गोरखनाथ की नहीं पता थी, और लेकिन मुझे अब सारी रचनाएं टिप्स में है गोरखनाथ की बिल्कुल, कौन सी। बिल्कुल। ये है। कोडिंग खास करके जैसे अभी हम पढ़ ही रहे हैं, खास करके अगर आप संत साहित्य के कोडिंग लेंगे हाँ तो जी इसका सर। कोडिंग भी बहुत इजी होता है, कि ऐसा जी नहीं कि सर। हम उनको समाज से जोड़ देते हैं जिससे कि आप सब आसानी से याद कर सको, है ना? जी सर। तो प्रिया, नए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो आज भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है? हाँ जी सर, मैं उनसे यही बोलूंगी कि हाँ ठीक है, बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, पर उसमें भी बहुत टाइम निकल जाता है, फिर हमें एक गुरु की जरूरत पड़ती है कि जो हमें अच्छा पढ़ाए गाइडेंस से। 10 जगह भटकने से अच्छा है कि हम एक ही जगह, थोड़ी ज्यादा फीस, अगर उन्हें फीस भी ज्यादा लगती है तो 10 जगह फीस देने से अच्छा है कि एक जगह अच्छे से पढ़ के और एक टीचर से, अच्छे से टीचर से पढ़ के निकाल लें। ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। मेरा टाइम वेस्ट हो गया था, मैं पहले सेल्फ स्टडी में निकाल दिया कि कोचिंग कुछ नहीं होती, लेकिन फिर मुझे खुशी भी हुई कि मैंने कोचिंग ली आपसे और तुरंत मेरा क्लियर हो गया था। सेल्फ स्टडी एक तरफ और आपका पढ़ाया एक तरफ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मतलब उनसे बिल्कुल। यही कहूंगी कि ज्वाइन बिल्कुल, करें, बिल्कुल, एक बार बिल्कुल। पढ़ के देखें। आप अपने सफलता में कौन कौन सहायक रहे हैं उन्हें भी जरूर याद करना चाहिए। हाँ जी। खास करके उनको जरूर याद कीजिए जो हम तक पहुंचाया जी। है ना? जी सर। तो सर किस वही है मेरे सीनियर, मुझे मोटिवेट करती रहती थी, उनको भी आपके बारे में नहीं पता था, उसने, उसको भी किसी ने बताया था, तीसरे पर्सन ने बताया था जो आपसे पढ़ी हुई थी। तो उन्होंने सुन रखा था, वो बोल रही मैं पढ़ी तो नहीं हूँ पर मुझे सुनने में आया है कि वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो उन्हें भी तीसरे पर्सन से सुनने में आया, मुझे उनसे सुनने में आया, उन्हें किसी और से सुनने में आया, तो ऐसे ही सुनने में आया था। और सबने बस मुझे यही बोला था कि उनकी खासियत जो है ना, मतलब रिजल्ट अगर एक बार को बच्चे का रुक जाए तो और टीचर क्या होते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, हो ना हो तो हो, कोचिंग दिया, सिलेबस कंप्लीट, छुट्टी। बट आपका क्या है कि एक बार को बच्चे का नहीं हुआ, दोबारा आप पूरा सिलेबस, पूरा साहित्य आप उसे पढ़ाते हैं,
और उसे इतना मोटिवेट करते हैं कि वो बच्चा अगली बार तो रिजल्ट पा ही लेता है। सर आपकी सबसे बड़ी खासियत तो मुझे यही लगी कि आप साथ नहीं छोड़ते जैसे और बिल्कुल, कोचिंग सेंटर वाले होते हैं। बिल्कुल हमारा, पर्सनली। बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल प्रिया, हमारा उद्देश्य ही है कि जब बच्चे एक बार हमसे जुड़े तो वो रिजल्ट जी। लेके जाए। अब उन पे निर्भर करता है कि वो अगर किसी कारण से एक नंबर से रुक गया, या कभी नेट हो गया, जीआरएफ एक नंबर से नहीं हुआ, वो बच्चे अगर मैं उन्हें छोड़ दूंगा तो वो भटक जाएंगे। तो जी मेरा सर। उद्देश्य होता है उनको भी रखना साथ में। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कि जीतने वाले अलग काम नहीं करते बल्कि हर काम को अलग तरीके से करते हैं। हाँ जी कभी सर। कभी क्या होता है, हम हार्ड वर्क करते हैं, मंजिल पहुंचने से पहले थोड़ी सी में कोई भी कमियां होती है, छूट जाती है। अगर उस समय अगर आपका कोई साथ छोड़ दे जो आपके सबसे नजदीक है, तो उस समय भटकने का चांस ज्यादा होता है। हम्म। और चूंकि मार्केट में जितने भी कोचिंग हैं उनको पैसे से मतलब है, कि आपने जी। पैसे जमा कर दिया उनके बाद कोई मतलब नहीं होता है। तो हमारा मानना होता है कि नहीं, जो बच्चे एक बार जुड़ गए तो जुड़ गए, उसको रिजल्ट देंगे। बहुत सारे बच्चों में ये भी देखते हैं कि वो दूसरे को बताना नहीं चाहते, खास करके उन्हें लगता है कि मैं पढ़ लूं तो मेरा मेरा पार हो जाए, हमें दूसरे से क्या मतलब है। उन छात्रों के बारे में आपका क्या हम्म। कहना है, कि जो छात्र ये सोच रहे हैं कि हम कोचिंग के बारे में नहीं बताएं, या सिर्फ अपनों से मतलब रखें? सर मैं उनसे यही बोलूंगी कि अगर हम टीचिंग लाइन में जा रहे हैं, अगर हम ऐसी भावना रखते हैं कि हमारा नेट निकल जाए और किसी का ना निकले और कोई आगे ना बढ़े, तो हम एक टीचर जैसे हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है। फिर हमें भूल ही जाना चाहिए कि हम टीचिंग लाइन में है। एक गुरु मतलब चाहता है कि बच्चे आगे बढ़े, उसके शिष्य आगे बढ़े। तो हम टीचिंग लाइन में हमें ये भावना तो नहीं रखनी चाहिए कि मेरा हो गया मैं किसी को ना बताऊं। हमें बताना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़े, सर से पढ़े आगे बढ़े। तो हमें ये भावना तो मैं बोलती हूँ किसी बच्चे को नहीं रखनी चाहिए कि वो बिल्कुल, ना बिल्कुल, बताए। बिल्कुल हमारा यही मानना है, कभी कंपटीशन नहीं करना है। कंपटीशन जी मतलब सर। होता है कि हम वो जुड़ जाएंगे तो वो भी पास कर जाएंगे, नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि जो खास करके बच्चे भटक जाते हैं, जिनको सही दिशाएं नहीं मिल पाती है, वो दूसरे जगह जाके, तीसरे जगह जाके, उसका सबसे बड़ा, पैसा का तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन टाइम का बर्बाद होता है, टाइम उनका चला जाता है। फिर लगता है कि अब मैं क्या करूं। तो वैसे छात्रों को पढ़े न पढ़े, एक बार हमारे जितने भी पुराने बच्चे हैं, सक्सेस बच्चे हैं, उनको बताना जरूर चाहिए कि आप वहां पर जा करके वहां पर देख लीजिए, कि जिससे कि आप भी सफल हो सकते हैं, है ना। तो जी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा हम आपके माध्यम से, कि हमने आईएएस और पीसीएस का भी बैच शुरू कर दिया है। जैसे हम नेट में हमारे बच्चे सफल हो रहे हैं, तो मेरा सोच है इनको और भी आगे बढ़ाया जाए। तो जो भी छात्र आईएएस करना चाहते हैं, पीसीएस करना चाहते हैं, जिनके दिल में जुनून हो, वो जरूर जुड़े। यहाँ भी हम 10 से 15 20 क्लास फ्री भी देते हैं, कि जुड़े, क्योंकि कोई भी चीज का अंत नहीं होता है। खास करके हमारे जो बच्चे सक्सेस होते हैं, जीआरएफ हो जाते हैं, उनको मैं जरूर कहता हूं कि आप एमफिल पीएचडी जरूर कीजिए, लेकिन एक बार इस फील्ड में भी ट्राई कीजिए। कुछ नहीं जाता है, मेहनत कीजिए। और मेरा इस फील्ड में भी 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, हमने बहुत मेहनत किया था। तो उनका हमारे बच्चे भी फायदा उठा सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय थैंक यू। निकाला और हमसे बातचीत किए। और इसी तरह मेहनत कीजिए, अगली बार आपके जीआरएफ के रूप में इंटरव्यू किया जाएगा। हाँ जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम प्रिया से बात कर रहे थे, और हमने देखा कि किस तरह इन्होंने सफलता प्राप्त किया। खुद से 2-3 बार पढ़ के दिया, लेकिन रिजल्ट हुआ नहीं। लेकिन जब क्लास से जुड़े तो क्लास के रणनीति को समझा, चीजों को किस तरह पढ़ा जाता है, उसको, यही चीज पे हम भी बात करते हैं, साहित्य को एक अलग नजरिए से देखना। और हमारा उद्देश्य है कि साहित्य को एक अलग नजरिए से देखा जाए, और आप जो चीज प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।